किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में एक और बहुत ही जरूरी लेख लेकर हाजिर हूँ मैं पवन। लेख का शीर्षक है क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। ये लेख भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा ने लिखा है और इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। विचारधारा और कार्यक्रम। गदर पार्टी ब्रिटिश शासन की विरोधी थी और उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करके यहाँ अमेरिकी ढंग का प्रजातंत्र स्थापित करना। उसका विश्वास था कि प्रस्तावों, प्रतिनिधि मंडलों और प्रार्थना पत्रों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अंग्रेज शासकों के सामने नरम दलीय नेताओं का नाचना भी वे पसंद नहीं करते थे। जिस गणतंत्र की बात वे करते थे उसमें किसी तरह के राजा का नहीं बल्कि एक चुने हुए राष्ट्रपति की गुंजाइश थी। भारत की आजादी हासिल करने के लिए गदर पार्टी व्यक्तिगत कार्रवाइयों पर उतना निर्भर नहीं करती थी जितना इस बात पर कि सेना में प्रचार करके सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने सैनिकों से अपील की कि वे विद्रोह के लिए उठ खड़े हों। गदर के क्रांतिकारियों का वर्ग चरित्र भी पहले के क्रांतिकारियों से भिन्न था। पुराने क्रांतिकारी मुख्यतः निम्न मध्यम वर्ग के कुछ शिक्षित लोग थे, जबकि गदर पार्टी के अधिकांश सदस्य किसान से मजदूर बने लोग थे और इसलिए उन्होंने विद्रोह के लिए किसानों से भी उठ खड़े होने की अपील की। दो कमजोरियां। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, जहां लोगों को कुछ नागरिक स्वाधीनताएं और अभिव्यक्ति की आजादी हासिल थी, जबकि उस समय भारत में ये चीजें नहीं थी। वहां गदर के नेता खुलकर अपनी योजनाओं, इरादों और कार्यक्रम पर बहस करते और उन पर लेख लिखते थे। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उनकी योजनाओं की पूरी जानकारी रहती थी और वे गदर के क्रांतिकारियों की गतिविधियों से पैदा हो सकने वाली हर स्थिति से निपटने को तैयार थे। गदर के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस अगोपनीयता की बहुत बड़ी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी। दूसरी प्रमुख कमजोरी उनका ये भ्रामक विश्वास था कि एक साम्राज्यवादी शक्ति उनको दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति के चंगुल से आजाद कराने में ईमानदारी के साथ सहायता करेगी। उनके दिमाग में ये बात साफ नहीं थी कि जर्मन हो या ब्रिटिश या कोई और, सभी साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। जब पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब गदर पार्टी और दूसरे क्रांतिकारियों ने नारा दिया कि ब्रिटेन की मुसीबत हमारे लिए सुनहरा अवसर है और कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस विश्वास के साथ उन्होंने जर्मनी के कैसर से सहायता के लिए संपर्क किया। कैसर के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान स्वाधीन भारत की भावी व्यवस्था से संबंधित कुछ शर्तें भी उन्होंने रखने की कोशिश की, मगर इस नुक्ते पर कैसर का जवाब हमेशा अस्पष्ट रहा। उसकी दिलचस्पी जंग के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकने तक ही सीमित थी। उसके अपने जंगी उद्देश्य थे ब्रिटेन और फ्रांस से अधिक उपनिवेश छीनना। इस तरह गदर के क्रांतिकारी साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति से एकदम अनजान थे। वास्तविक और स्थायी मुक्ति के लिए गुलाम देशों को पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था से लड़ाई लड़नी होगी। ये बात रूस में नवंबर 1917 की क्रांति के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हुई। महान अक्टूबर क्रांति और उसका प्रभाव। 1917 की अक्टूबर समाजवादी क्रांति मानवता के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। उसने केवल रूस में ही साम्राज्यवाद को पराजित नहीं किया बल्कि पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था को भी एक जबरदस्त झटका दिया। इस क्रांति ने रूस में मनुष्य द्वारा मनुष्य के और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सोवियत जनता अपने भाग्य की स्वामी बन गई। खेतों, कारखानों और वर्कशॉपों पर उसका सामूहिक स्वामित्व कायम हो गया।
अक्टूबर क्रांति ने न सिर्फ रूस के अवाम को पूंजीपतियों और जमींदारों की गुलामी से मुक्त किया, बल्कि एक बिल्कुल नए समाज और नए इंसान को भी जन्म दिया। उसने गुलाम देशों के स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरित किया और उनके अंदर विश्वास जगाया कि उनकी लड़ाई कामयाब होकर रहेगी। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे मुक्ति संघर्षों को नए आयाम भी दिए। विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम का अंग होने के नाते भारत का स्वाधीनता संग्राम भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके दृष्टिकोण में भी एक फैलाव आया और महसूस किया गया कि आर्थिक और सामाजिक समानताओं के बिना आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा। अक्टूबर क्रांति और यूरोप तथा एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति की लहर ने और साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय जनता के क्रांति की तरफ बढ़े कदमों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को चौकन्ना कर दिया था। उन्होंने अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दो तरफा नीति अपनाई। एक तरफ तो उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का ढकोसला खड़ा करके नरमपंथी राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और दूसरी तरफ राजद्रोह के मामलों की छानबीन करने और क्रांतिकारियों के दमन के उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी की सिफारिशें बड़ी ही पाशविक थीं। उसने साधारण राजनीतिक गतिविधियों तक को राजद्रोह करार दे दिया। रौलट कमेटी की दमनकारी सिफारिशों के विरोध में गांधी जी ने एक दिन आम हड़ताल का आह्वान किया। इस आह्वान के अप्रत्याशित प्रभाव हुए और जनता अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एकजुट होकर सामने आ गई। ये सरकार के लिए ही नहीं, हमारे नेताओं के लिए भी एक नई बात थी। अंग्रेजों ने भारतीयों को सबक सिखाने का निश्चय किया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इस निश्चय को अमली रूप भी दे दिया गया। इसके बाद तो जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई और पंजाब के लगभग सभी शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। सरकार ने उसे संगठित विद्रोह की संज्ञा दी, लेकिन वास्तव में गांधी जी भी इस सब के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ऐलान किया कि एक दिन की आम हड़ताल का नारा देकर उन्होंने भयंकर भूल की थी। उन्होंने लोगों से आंदोलन बंद करने और सुधारों पर अमल करने का अनुरोध किया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि जनता क्षुब्ध एवं परेशान है और कुछ कर गुजरने के मूड में है। उन्होंने कांग्रेस से ये भी कहा कि अगर जनता के इस गुस्से को सही रास्ते पर न डाला गया तो वो अपना रास्ता अपनाएगी जो देश के लिए अहितकर होगा। इस तथ्य की ओर से आंखें बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा कि हम क्रांतिकारी युग से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया और कहा, प्रकृति से और परंपरा से हम क्रांतिकारियों को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में लाला जी की उस चेतावनी पर भी विचार किया और गांधी जी को निर्देश दिया गया कि वे स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन आरंभ करें। आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा जी बंगाल गए और कुछ क्रांतिकारी नेताओं से मिलकर उनसे 1 साल का समय मांगा और कहा कि अगर वे 1 साल के अंदर स्वराज्य न प्राप्त कर लें तो क्रांतिकारियों को अपने रास्ते पर चलने की पूरी छूट होगी। क्रांतिकारी नेताओं ने गांधी जी की बात मान ली। सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। देखते देखते वो सारे देश में फैल गया और गांवों की छोटी छोटी झोपड़ियों तक में स्वराज शब्द गूंजने लगा। आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी ने जो भी रोकथाम की शर्तें लगाई थी उन सबको भी तोड़कर किसान पूरे जोश के साथ आंदोलन में कूद पड़े। सरकार परेशान और घबराई हुई थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। यदि सरकार की चौमुखी अवज्ञा की छूट शहरों से चलकर करोड़ों किसानों तक पहुंच जाती है तो अंग्रेजी हुकूमत के पास बचत के लिए कोई चारा नहीं रह जाएगा। 30 करोड़ जनता के विद्रोह की खौलती हुई हांडी से उनकी सारी तोपें और हवाई जहाज भी उन्हें बचा नहीं सकेंगे। गांधी जी भी खुश नहीं थे और उतने ही घबराए हुए थे। वे आंदोलन वापस लेने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे और फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना से उन्हें ये अवसर मिल गया। बजाय इसके कि वे उस घटना का स्वागत करते और जनता से उसी प्रकार की हजारों और घटनाओं की मांग करते, उन्होंने किसी से सलाह लिए बगैर चुपचाप आंदोलन वापस ले लिया और राजनीति से अलग हो गए। इस पृष्ठभूमि में क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने गांधी जी के कहने पर हथियार रख दिए थे, अपने को संगठित करके फिर से हथियार उठाने का फैसला किया।
तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख, क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।